हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खुशी को हमेशा से घर के खाने में खुशी मिलती ही नहीं थी। उसकी मां नंदिनी चाहे जितना अच्छा खाना बना दे, खुशी की जुबान तो हमेशा लंगर का खाना मांगती थी। ऐसे ही एक शाम खुशी कॉलेज से आकर अपनी माँ से बोलती है, माँ मैं आ गई हूँ, खाने में क्या बना रही हो? कद्दू की सब्जी। क्या ये भी कोई सब्जी होती है? हद है माँ, आपने ना कसम खाई है कि मुझे घर का खाना नहीं खाने दोगी। मैं जा रही हूँ बाहर खाने। खुशी इतना बोलकर घर से बाहर निकल जाती है और रसोई में खाना बनाती नंदिनी गुस्से में बोलती है, इसको तो बस बाहर जाकर लंगर खाने का बहाना चाहिए। घर में पनीर भी बना होगा ना, तो ये तो उसमें भी नुक्स निकाल कर चली जाएगी लंगर खाने। नंदिनी अपनी बेटी की रग रग से वाकिफ थी और ऐसा होता भी है। खुशी सीधे अपने घर से निकलकर पास वाले गुरुद्वारे जाती है और शाम के लंगर के लिए लाइन में लग जाती है। कुछ देर में लंगर शुरू होता है और खुशी वहां बैठकर भरपेट खाना खाकर बाहर निकलती है और बोलती है, मेरी पेट पूजा तो हो गई। सच में रात का डिनर और सुबह का नाश्ता बस दोनों इसी जगह हो जाएं, तो मेरा दिन सफल हो जाए। खुशी लंगर खाकर आराम से घर जाकर सो जाती है। समय गुजरता है और खुशी की इस आदत में कोई सुधार नहीं आता। वो अपने शहर के हर गुरुद्वारे या मंदिर में जा चुकी थी जहां फ्री में लंगर खिलाया जाता था। ऐसे ही खुशी के जन्मदिन से एक दिन पहले उसके कॉलेज में उसकी दोस्त निया और पंकज खुशी को घेरते हुए बोलते हैं, कहाँ जा रही है? बच के निकलना चाहती है ना, ताकि तू कल गायब रहे पूरे दिन। क्या बकवास कर रहे हो? सीधा सीधा बोलो, क्यों मेरा रास्ता रोका है? फिर मुझे घर भी जाना है। समय से घर नहीं पहुँची तो सब खत्म हो जाएगा। कुछ खत्म नहीं होगा। पहले ये बता, कल तेरे जन्मदिन पर तू हमें कहाँ ट्रीट देने वाली है? पिछले साल के जन्मदिन पर तू अपनी नानी के वहाँ चली गई थी बेटा, लेकिन अब तुझे हमें ट्रीट देनी ही पड़ेगी। हाँ सही बात है। हमारे जन्मदिन पर ना तू जो ठूस ठूस के खाती है ना, अब तो हमारी बारी है पेट भर कर तुझे लूटने की। बस इतनी सी बात। तुम्हें भरपेट खाना खिलाऊंगी मैं कल अपने जन्मदिन पर। कल सारे तैयार होकर मेरे बताए एड्रेस पर मिलना। अब हटो। इतना बोलकर खुशी वहां से निकल लेती है और घर जाते हुए भी रास्ते में पड़ने वाले एक मंदिर में लंगर खाकर ही जाती है। अगले दिन सुबह जैसे ही खुशी उठती है तो उसके सामने उसकी माँ अपने हाथों में केक पकड़े उसे विश करते हुए कहती है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, माय डियर खुशी बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ वाओ, थैंक यू माँ, आपने केक खुद बनाया है? और नहीं तो क्या। अब चल आजा जल्दी से नीचे फ्रेश होकर ये केक काट। नंदिनी के इतना बोलने के बाद खुशी उठकर नहा धोकर नीचे जाती है और अपनी माँ का बनाया केक कट करके उसको खिलाती है और खुद भी खाती है। जिसके बाद नंदिनी बोलती है, बता तुझे आज क्या खाना है? तेरी माँ तेरी पसंद की चीजें खिलाएगी। माँ मेरा प्लान बना हुआ है दोस्तों के साथ, आप चिंता मत करो। अच्छा तो तुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आखिर अपने दोस्तों को पार्टी तो देनी होगी। अरे नहीं माँ, नहीं है पैसे की जरूरत, बस थोड़े से पैसे दे दो आने जाने का किराया। खुशी किराया लायक पैसे लेकर घर से निकलती है और अपने दोस्तों को उसने जिस जगह बुलाया होता है वहां पहुंचती है। उसके पहुंचते ही वहां मौजूद निया और पंकज उससे बोलते हैं, आ गई बर्थडे गर्ल। अच्छा ये बता, तूने गुरुद्वारे के सामने क्यों बुलाया हमें? तू यहाँ में घुमाने वाली है क्या? वैसे ठीक है, इसके पास ना एक बहुत फेमस कैफे है, वहाँ करेंगे पार्टी। हाँ मजा आएगा। पार्टी कहीं बाहर नहीं बल्कि अंदर ही चलो मेरे साथ। खुशी उन सबको अपने साथ गुरुद्वारे के अंदर ले जाती है जहाँ पहले वो दर्शन करते हैं। उसके बाद सीधा खुशी उनको लंगर भवन में लेकर जाती है और वहाँ बैठाते हुए बोलती है, मेरे बर्थडे की डेट, जितना मर्जी खाना खाना है खाओ, भर पेट खाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा तुमको। और हाँ, शर्माना मत कुछ भी दोबारा लेने में। तू हमें फ्री का लंगर खिलाने आई है, वो भी अपने जन्मदिन के ट्रीट पे। ऑब्वियसली मुझे लंगर खाना पसंद है, तो मैं अपने जन्मदिन जैसे खास मौके पर तुम सबको अपने पसंदीदा जगह लेकर आई हूँ। अब खाओ जितना मर्जी खाना है। खुशी की ये बात सुनकर निया और पंकज एक दूसरे का मुंह देखते हैं और फिर कुछ देर में थोड़ा थोड़ा लंगर खाकर मुंह बनाते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। ये देखकर खुशी बोलती है,
बताओ, फास्ट फूड तो रोज ही खाते हैं, एक दिन लंगर का खाना क्या खिला दिया तो मुंह बन गया। खैर मुझे क्या, मुझे तो यही खाना सबसे बेस्ट लगता है। खुशी तो लंगर खाकर अपने घर निकल लेती है। गुजरते समय के साथ खुशी की पढ़ाई पूरी हो जाती है और अब नंदिनी उसके लिए रिश्ते की तलाश करती है। कुछ ही समय में एक मयंक नाम के भले लड़के का रिश्ता खुशी के लिए आता है। घर बार अच्छा होने के कारण नंदिनी खुशी का रिश्ता मयंक के संग कर देती है। लेकिन जिस दिन मयंक और उसकी माँ कांता खुशी को देखने आते हैं तो खुशी उनसे बोलती है, देखिए, मुझे इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं है, लेकिन मैं एक अपनी इच्छा रखना चाहती हूँ सबके सामने कि मेरी शादी गुरुद्वारे में हो और उस दिन गुरुद्वारे में बना लंगर हमारी तरफ से हो। मैंने अपनी अब तक की जिंदगी में बहुत लंगर खाया है, लेकिन अब मैं खाने के साथ खिलाना भी चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तेरे इतने अच्छे विचार है और ऐसी पावन जगहों का खाना किसे अच्छा नहीं लगता। वैसे मैं और मेरी माँ हर महीने एक बार अपने घर के पास वाले गुरुद्वारे में लंगर करवाते हैं, क्योंकि हमारी मान्यता है जब ऊपर वाला हमें लायक बना देता है, हमें अपने साथ दूसरों का भी पेट भर सके तो हमें वो काम करना ही चाहिए। खुशी अपने होने वाले ससुराल के इतने अच्छे विचारों से बहुत इम्प्रेस हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद शादी का मुहूर्त निकलवाकर कांता नंदिनी को बता देती है और नंदिनी अपने घर के पास वाले गुरुद्वारे में अपनी बेटी की शादी के लिए बात कर लेती है। समय बीतता है, शादी की सारी तैयारियां होती हैं, जिसके बाद शादी का दिन आता है। गुरुद्वारे में रीति रिवाजों से शादी करने के बाद मयंक और खुशी अपने हाथों से वहां आए लोगों को लंगर का खाना परोसते हैं। उसी दिन एक बहुत गरीब औरत भी लंगर खाने आई थी और वो खुशी के सामने आते ही उसे बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। पिछले एक हफ्ते से बहुत भूखी थी मैं और आज इस गुरुद्वारे में आकर और ये लंगर खाकर मेरा पेट भर गया। भगवान तुम लोगों को और तरक्की दे ताकि तुम ऐसे लंगर करवाते रहो और तुम्हारे कारण कुछ बेसहारा भूखे गरीबों का पेट भर सके। मुझे खुशी है आंटी जी, हम आपके किसी काम आ सके और आप इस गुरुद्वारे में कभी भी आकर खाना खा सकती हैं। बाबा जी की मेहर है और यहाँ तीनों टाइम फ्री लंगर खिलाया जाता है। इतना कहकर खुशी आगे बढ़ जाती है। शाम को जब सभी रस्में खत्म होने के बाद खुशी अपने ससुराल पहुंचती है तो वहां वो कमरे में मयंक से बोलती है, मयंक जी, मैं तो आज तक लंगर का खाना ये सोचकर खाती थी कि टेस्टी होता है। आज पता चला कि कितने ही भूखों का पेट भरता है रोज ऐसे फ्री लंगर से। अब से मैंने सोच लिया कि मैं खाने से ज्यादा खिलाने पर ध्यान दूंगी। मुझे खुशी है तुम्हारी ऐसी सोच देखकर। अब जरा हम अपनी शादी की पहली रात पर फोकस कर ले। इतना कहकर मयंक और खुशी एक दूसरे में खो जाते हैं और अपनी शादी की पहली रात को एंजॉय करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह कांता अपनी बहू को उठाने आती है और उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देती हुई बोलती है, बहू, ओ बहू, जल्दी उठ जा, आज बहुत जरूरी दिन है, चल जल्दी उठ। कांता की आवाज सुनकर खुशी उठ जाती है और जल्दी से तैयार होकर नीचे आती है और अपनी सास के पैर छूकर बोलती है, जी माँ जी, मैं आ गई। मुझे पता है आप मुझे मेरी पहली रसोई की रस्म के लिए बुला रही थी ना। हाँ बहू, लेकिन तेरी पहली रसोई यहाँ नहीं बल्कि कहीं और होगी। एक बार मयंक भी आ जाए तैयार होकर, फिर बताती हूँ। कुछ देर में मयंक भी आ जाता है, जिसके बाद कांता अपने बेटे बहू को अपने घर से कुछ दूर एक दरबार साहिब में ले जाती है, जहाँ बहुत बड़ा लंगर आयोजन होने वाला था। वहाँ जाकर वो उन दोनों से बोलती है, आज मेरी बहू की पहली रसोई है तो मैं चाहती हूँ कि तू और हम सब इस लंगर में सेवा करें और खाना बनाने में थोड़ा बहुत योगदान दे और मेरी लंगर खाने वाली बहू पहले सेवा भाव से सबको लंगर खिलाए। खुशी इस बात से बहुत खुश होती है और पूरे मन से उस लंगर में सेवा करती है और आज पहली बार लंगर खाने वाली बहू को लंगर में सेवा करके ज्यादा सुकून मिलता है। सुशांत एक जॉइंट फैमिली में रहता था अपने ताऊ की फैमिली के साथ। कुछ समय बाद बीमारी के कारण सुशांत के पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसके ताऊ ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया और सुशांत और उसकी माँ माया को एक छोटा सा घर दे दिया। माया और सुशांत ने अपने हक के लिए बहुत बोला, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। ये परिस्थिति देखकर सुशांत अपनी माँ से बोलता है, मम्मी, आपको पेपर्स पर साइन नहीं करने चाहिए थे। आपकी एक गलती की वजह से हम रोड पर आ गए।
इस छोटे से घर में कैसे रहेंगे? बेटा मुझे नहीं पता था ये लोग इतने निर्दयी निकलेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते। खून के रिश्ते होने के बावजूद इन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। मुझे तो अब बस तेरी शादी की चिंता है। तेरी उम्र बढ़ रही है, लेकिन कोई बाप अपनी बेटी देने को तैयार नहीं है। मम्मी, कोई अपनी बेटी देगा ही क्यों? आपको नहीं पता हम कितनी मुश्किल से रह रहे हैं। सभी को बंगले गाड़ियों वाला रिश्ता चाहिए, कोई गरीब के साथ नहीं रहना चाहता। इसीलिए मैं बाहर जाकर काम करूंगा और साथ ही इन लोगों पर कोर्ट में केस भी करूंगा। सुशांत अपने एक दोस्त की मदद से काम के लिए दूसरे शहर चला जाता है, जहां उसकी दोस्ती दीक्षा से हो जाती है और कुछ ही समय में दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन दोनों साथ में पार्क में बैठे होते हैं। तभी दीक्षा बोलती है, सुशांत, आप मुझे अपने घर कब लेकर जाएंगे? जल्द ही लेकर चलूंगा दीक्षा, अभी जरा घर के हालात ठीक नहीं है। तो क्या हुआ? रहना तो आखिर मुझे उसी घर में है ना शादी के बाद। लेकिन कोई और बात है तो बताओ ना। तुम क्यों मुझे मना कर देते हो हर बार? कुछ तो बात है जो आप छुपा रहे हैं मुझसे। क्या बात है? अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर गरीब हुआ तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? मैंने प्यार किया है आपसे, और प्यार गरीबी अमीरी देखकर थोड़ी होता है। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। हाँ वो तो है, लेकिन आज मैं तुम्हें सब सच बता दूं। हमारा छोटा सा घर है, ना तो मेरे पास गाड़ी है ना ही बंगला। मैं शादी के बाद कलेश नहीं चाहता, इसीलिए जो भी बात थी मैंने तुम्हें सच बता दी। बाकी अब तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें क्या करना है। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, जहाँ तुम रहोगे वहीं मैं रहूंगी। भगवान का आशीर्वाद हुआ तो एक दिन बंगला गाड़ियाँ भी हो जाएंगी। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, बस आप मेरा साथ मत छोड़ना। कभी नहीं। जिसने मेरी पूरी दुनिया बना दी, मैं उसका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ? तुमसे मिलने के बाद मेरी नौकरी पक्की हो गई, इससे अच्छा क्या हो सकता है। मैं जल्द ही अपनी माँ से हमारी शादी की बात करूँगा। ऐसे ही वक्त गुजरता है। सुशांत और दीक्षा अपने अपने घर में एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, जिसके बाद दीक्षा के परिवार वाले सुशांत की हालत का पता लगने पर दीक्षा को शादी ना करने के लिए मनाते हैं और उसकी माँ गायत्री भी उससे बोलती है, ना बड़ा घर है ना कोई सुख सुविधा है, कैसी रहेगी? समझ जा, अभी भी समय है। मैं कह रही हूँ समझ जा, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है तू। मम्मी, अगर आपने मेरी शादी किसी अमीर लड़के से करा दी और वो मुझे दुखी रखेगा, तब आप खुश रहोगे? इसमें क्या गलत है? अगर सुशांत गरीब है, कम से कम वो मुझे प्यार तो करता है। मुझे उसी से शादी करनी है बस। ठीक है, हम कर देते हैं, बाकी तेरा नसीब है। बाद में आकर हमें मत बोलना। दीक्षा की खुशी के लिए उसके माँ बाप मान जाते हैं और शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। शादी करके दीक्षा अपने ससुराल में कदम रखती है, जहां माया उसका गृह प्रवेश करवाती है। जिसके बाद दीक्षा अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर अंदर आती है और माया अपनी बहू को बोलती है, बेटा तूने अपने शुभ कदम इस गरीब के आंगन में रखे हैं, जहाँ मैं तुझे मुंह दिखाई पर थोड़े से पैसों के अलावा और कुछ नहीं दे सकती। मम्मी जी, आपकी सबसे बड़ी दौलत है आपका आशीर्वाद जो आपने मुझे दिया, और यही मेरे लिए बहुत है। पैसों से कोई प्यार नहीं खरीद सकता और मेरे लिए प्यार से कीमती कुछ भी नहीं है। वहीं ये नजारा देखकर घर के बाहर दो पड़ोसने संगीता और नीलम खुसर पुसर करते हुए बोलती है, कुछ भी नहीं था इनके पास, बहू लेकर आई है दहेज में। बहू के शुभ कदम है जो इनके घर में इतना दहेज आ गया। हाँ, गहने भी तो देखो कितने पहन कर आई है। चलो सही है, इसका घर तो बस गया। दीक्षा अपनी सास को कोई काम नहीं करने देती थी। उसने पूरे घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाला था और माया को भी बहू के रूप में मानो बेटी मिली थी। माया भी अपनी बहू को बहुत लाड करती थी, अपनी बेटी की तरह ही उसका ख्याल रखती थी। ऐसे ही एक दिन सुशांत ऑफिस से घर आकर बोलता है, मम्मी, दीक्षा इधर आओ, मेरी सैलरी बढ़कर 30,000 हो गई है। ये तो अच्छी बात है, इतनी अच्छी खुशी दी है आपने तो। भगवान की कृपा हो रही है हम पर। बेटा, माता की कृपा तेरी वजह से ही हो रही है हम पर। जब से तू आई है ना, तब से खुशियाँ आ गई है इस घर में। तेरे शुभ कदमों से ये घर रोशन हो गया। नहीं माँ जी, ये तो इनकी मेहनत का नतीजा है। वैसे भी सच्चे मन और लगन से काम करने वालों को एक ना एक दिन उसका फल जरूर मिलता है। अच्छा माँ जी, मैं चाहती हूँ मैं और सुशांत मिलकर कमाएं, जिससे हम अपना बड़ा घर बना सकें। बेटा, तुझे जो करना है तो वो कर सकती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे पूरा यकीन है तुम दोनों पर, तुम मिलकर जरूर कुछ कर दिखाओगे। वैसे भी तेरे आने के बाद सब कुछ अच्छा हो गया, तुझे मैं किसी चीज के लिए मना नहीं करूंगी। तू चिंता मत कर, मैं घर का सारा काम खुद संभाल लूंगी। ऐसे ही दीक्षा भी
सुशांत के साथ ऑफिस में काम करने जाती है और दोनों रोज साथ जाते और साथ आते। ऐसे ही कुछ दिन बाद माया के पास एक लेटर आता है और वो लेकर रख लेती है। और जब शाम को सुशांत और दीक्षा ऑफिस से घर आते हैं तो माया सुशांत को बोलती है, बेटा देखियो ये चिट्ठी देकर गया है डाकिया। किस चीज की है ये? मम्मी ये तो कोर्ट की तरफ से नोटिस आया है। जो 3 साल पहले हमने केस लड़ा था घर को लेकर, वो हम जीत गए हैं। क्या बेटा तू सच बोल रहा है? अब हमें हमारा हक मिल जाएगा? हाँ मम्मी, आज इतने समय बाद जाकर खुशी सुनने को मिली है। हमारा घर हमें मिल जाएगा। अब हमारा हक कोई नहीं छीन सकता। मम्मी आप सही बोलती थी। दीक्षा के आते ही घर में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। दीक्षा, हमें हमारा घर मिल जाएगा। अब हम अपने बड़े घर में रहेंगे। कहते हैं ना, एक आदमी के सक्सेसफुल होने के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बेटा तू बहू के रूप में लक्ष्मी को लेकर आया है इस घर में। मेरी बहू हीरा है। मम्मी, जोड़ियां भगवान ऊपर से ही बनाकर भेजते हैं। अगर उन्होंने मुझे दीक्षा से नहीं मिलवाया होता तो आज हम यहाँ तक नहीं आते। सही कहा, बहू के आते ही सुख समृद्धि भी आ गई। ऐसे तेरे पापा के समय में थी, हम सब कितने खुश थे। चलो बहू, बहुत बातें हो गई, अब खाना खाकर आराम कर लो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।